नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम NISM सीरीज 10A के चैप्टर 10 अंडरस्टैंडिंग डेरिवेटिव्स से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार-बार आते हैं। बिल्कुल। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यार प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना? हाँ बिल्कुल, इसलिए nismseries.com पे जाओ, वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है और आप अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। सही कहा। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। रेडी हूँ? ओके, क्वेश्चन नंबर 1। What is an asset from which a derivative gets its value called? What is an asset from which a derivative gets its value called? Options हैं A. Underlying, B. Collateral, C. Principal, D. Face value. इसका मतलब है कि एक डेरिवेटिव की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, वो किसी दूसरे एसेट से अपनी वैल्यू लेता है। लाइक जैसे पनीर की कीमत दूध पर निर्भर करती है, तो उसे क्या कहते हैं? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, अंडरलाइंग। अच्छा, हाँ, क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस है ना, कोलैटरल या प्रिंसिपल, ये लोन या बॉन्ड से जुड़े शब्द हैं। डेरिवेटिव हमेशा अपने अंडरलाइंग एसेट पर डिपेंड करता है। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following best describes the derivatives market? Which of the following best describes the derivatives market? Options: A. Wealth creation, B. Zero-sum game, C. Positive sum game, D. Guaranteed returns. इसका मतलब है कि बाजार का नेचर कैसा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जीरो सम गेम। जीरो सम गेम मतलब कोई नया पैसा नहीं बनता। एकदम सही। डेरिवेटिव्स मार्केट में कोई वेल्थ क्रिएट नहीं होती। अगर एक ट्रेडर का प्रॉफिट हो रहा है तो सीधे तौर पर किसी दूसरे का उतना ही लॉस हो रहा है। ओह वाओ! हाँ, और यहाँ एक एग्जाम टिप दूंगी। स्टूडेंट्स अक्सर जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट या जीरो प्रॉफिट वाले ऑप्शंस को टिक करके गलती करते हैं, तो ध्यान दें, वर्ड है जीरो सम गेम। ग्रेट टिप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। What is the mandatory settlement method prescribed by SEBI for stock derivatives? What is the mandatory settlement method prescribed by SEBI for stock derivatives? Options: A. Cash settlement, B. Physical settlement, C. Optional settlement, D. No settlement. इसका मतलब है कि SEBI ने एक्सपायरी पर कौन सा तरीका अनिवार्य कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फिजिकल सेटलमेंट। वेट, कैश सेटलमेंट क्यों नहीं? क्योंकि सेबी ने कैश सेटलमेंट को हटा दिया है। सट्टेबाजी रोकने के लिए शेयर्स की असली डिलीवरी लेना या देना यानी फिजिकल सेटलमेंट अब सभी स्टॉक डेरिवेटिव्स के लिए जरूरी है। Interesting. Question number 4. What is the primary purpose of collecting margins in derivatives trading? Options हैं A. To earn interest, B. To increase leverage, C. To guarantee financial commitments, D. To pay brokerage. इसका मतलब है कि ट्रेडिंग में मार्जिन क्यों जमा करवाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, टू गारंटी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। अच्छा, तो ये एक्सचेंज की कमाई का जरिया नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका मकसद एक्सचेंज के लिए कोई इंटरेस्ट कमाना या आपका लेवरेज बढ़ाना नहीं है। ये बस एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो रिस्क को ऑफसेट करने की गारंटी देता है ताकि कोई डिफॉल्ट ना करे। Makes sense. Question number 5. What does open interest indicate in the derivatives market? Options: A. Total trading volume of the day, B. Total outstanding contracts not yet settled, C. Total number of buyers, D. Total number of sellers. तो क्या ये दिन भर का ट्रेडिंग वॉल्यूम है? नहीं, सही आंसर है ऑप्शन बी, टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट येट सेटल्ड। तो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में फर्क क्या है? देखो, वॉल्यूम मतलब आज कितने ट्रेड हुए, लेकिन ओपन इंटरेस्ट मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी तक क्लोज या सेटल नहीं हुए हैं। मतलब वो पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ियों की तरह हैं जो अभी बाहर नहीं गई हैं। सिर्फ वो ही ओपन इंटरेस्ट में गिने जाते हैं। क्या बात है, बहुत क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following is a tailor-made agreement between two parties? Which of the following is a tailor-made agreement between two parties? Options: A. Futures, B. Forwards, C. Options, D. Swaps. इसका मतलब है वो कॉन्ट्रैक्ट जो दो लोग आपस में अपनी मर्जी से बनाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फॉरवर्ड्स। फ्यूचर्स क्यों नहीं? क्योंकि फ्यूचर्स एक्सचेंज पर होते हैं, फॉरवर्ड सीधे दो लोगों के बीच होते हैं, ओवर द काउंटर, इसलिए इन्हें टेलर मेड या कस्टमाइज्ड कहते हैं। Right, right. Question number 7. What is the biggest limitation of forward contracts? What is the biggest limitation of forward contracts? Options: A. High liquidity, B. Lack of liquidity, C. No default risk, D. Standardized terms. ऑप्शन बी, लैक ऑफ लिक्विडिटी, ये सही है। लिक्विडिटी की कमी क्यों होती है इसमें? क्योंकि ये टेलर मेड होते हैं ना। अब आपकी जरूरत के हिसाब से बना कॉन्ट्रैक्ट कोई तीसरा व्यक्ति क्यों खरीदेगा, इसलिए इसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है और इससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। समझ गया। क्वेश्चन नंबर 8. Which market was invented to overcome the limitations of forward contracts? Options: A. Options market, B. Futures market,
सी स्वॉप्स मार्केट, डी बॉन्ड मार्केट। मतलब फॉरवर्ड्स की कमियों को दूर करने के लिए क्या बनाया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्यूचर्स मार्केट। अच्छा, तो फ्यूचर्स एक अपग्रेडेड वर्जन है। बिल्कुल, फॉरवर्ड्स की इल-लिक्विडिटी और डिफॉल्ट रिस्क को खत्म करने के लिए ही फ्यूचर्स लाए गए, जो एक्सचेंज पर स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से ट्रेड होते हैं। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9, हु गारंटीज अगेंस्ट काउंटर पार्टी रिस्क इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स? ऑप्शंस है ए द बायर, बी द सेलर, सी द ब्रोकर, डी द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। इसका मतलब है कि फ्यूचर्स में डिफॉल्ट ना होने की गारंटी कौन लेता है? आंसर है ऑप्शन डी, द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ब्रोकर क्यों नहीं लेता गारंटी? क्योंकि ब्रोकर सिर्फ एक एजेंट है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बीच में आकर बायर के लिए सेलर और सेलर के लिए बायर बन जाता है। ये सेटलमेंट की 100% गारंटी देता है। Wow. Question number 10. In an options contract, the buyer has the dash but not the dash. Options हैं A. Obligation, right. B. Right, obligation. C. Margin, premium. D. Premium, margin. तो ऑप्शन खरीदने वाले के पास क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राइट ऑब्लिगेशन। मतलब सिर्फ अधिकार है, मजबूरी नहीं। एकदम सही। ऑप्शन बायर एक प्रीमियम देता है, जैसे घर खरीदने के लिए टोकन मनी देते हैं ना, हाँ, राइट। तो उसके पास सौदे को पूरा करने का सिर्फ राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं। अगर बाजार उसके फेवर में नहीं है तो वो मुकर सकता है। फैंटास्टिक। वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफी हैं, तो यार ये गलत है। बिल्कुल। प्रैक्टिस और भी चाहिए। NISMseries.com पे hundreds of questions हैं, हर चैप्टर के प्रॉपर मॉक टेस्ट के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज अ कॉल ऑप्शन गिव द बायर द राइट टू डू? व्हाट डज अ कॉल ऑप्शन गिव द बायर द राइट टू डू? ऑप्शंस ए, सेल द अंडरलाइंग एसेट, बी, बाय द अंडरलाइंग एसेट, सी, होल्ड द एसेट, डी, डिस्ट्रॉय द एसेट। हाँ, डिस्ट्रॉय तो बिल्कुल नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, बाय द अंडरलाइंग एसेट। तो कॉल ऑप्शन मतलब खरीदने का अधिकार। हाँ, कॉल ऑप्शन बायर को अंडरलाइंग एसेट बाय करने का अधिकार देता है, और अगर सेल करने का अधिकार हो तो उसे पुट ऑप्शन कहते हैं। ये स्टूडेंट्स बहुत मिक्सअप करते हैं। Great tip. Question number 12. When does a call option have a positive intrinsic value? When does a call option have a positive intrinsic value? Options A, market price, strike price. B, market price equals to strike price. C, market price is greater than strike price. D, when volatility is high. तो in the money कब होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस। थोड़ा समझाओगी इसे? श्योर। अगर बाजार में कोई चीज 100 रुपए की है, यानी मार्केट प्राइस 100 है, हाँ। और आपके पास उसे 90 रुपए में खरीदने का अधिकार है, यानी स्ट्राइक प्राइस 90 है, तभी तो आपको फायदा होगा ना। अरे हाँ, 10 रुपए का सीधा फायदा। बस जब मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा हो, तभी कॉल ऑप्शन इन द मनी होता है और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होती है। Very nice. Question number 13. Which derivative contract involves exchanging cash flows on future dates? Which derivative contract involves exchanging cash flows on future dates? Options A, options B, futures, C, swaps, D, warrants. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वैप्स। Swaps. ये फ्यूचर्स से अलग कैसे है? स्वैप्स मेनली दो पार्टीज के बीच इंटरेस्ट रेट्स या करेंसीज के कैश फ्लोज को एक्सचेंज करने का अग्रीमेंट है। मतलब तुम मेरा फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करो, मैं तुम्हारा फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे करूंगी। ओह, समझ गया। Question number 14. In a swap contract, what is the principal amount that is never exchanged called? Options A, real amount, B, notional amount, C, actual amount, D, settlement amount. वो अमाउंट जो कभी एक्सचेंज नहीं होता। सही आंसर है ऑप्शन बी, नोशनल अमाउंट। तो ये सिर्फ कागजों पर होता है? हाँ बिल्कुल, इसे सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक काल्पनिक या नोशनल बेस माना जाता है। असली प्रिंसिपल कभी एक्सचेंज नहीं होता। एग्जाम में ये टर्म बहुत बार पूछते हैं। ये तो पक्का याद रहेगा। Question number 15. Which of the following are standardized and traded on an exchange? Options A, OTC derivatives, B, exchange traded derivatives, C, forwards, D, swaps. ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शन बी, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। राइट, मतलब जो एक्सचेंज पर ट्रेड हो। हाँ, ओटीसी या फॉरवर्ड्स और स्वैप्स जो होते हैं वो टेलर मेड होते हैं, लेकिन ईटीटी पूरी तरह स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। Perfect. Question number 16. Which model is primarily used for the pricing of futures? Which model is primarily used for the pricing of futures? Options A, fundamental analysis, B, technical analysis, C, cost of carry, D, dividend discount model. फ्यूचर्स की प्राइसिंग कैसे होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉस्ट ऑफ कैरी। इसमें बैलेंस शीट वगैरह नहीं देखते? बिल्कुल नहीं। फ्यूचर का प्राइस स्पॉट प्राइस में सिर्फ स्टोरेज और इंटरेस्ट, जिसे कॉस्ट ऑफ कैरी कहते हैं, उससे जोड़कर तय होता है। इसमें फंडामेंटल एनालिसिस का कोई रोल नहीं है। बहुत ही लॉजिकल है।
Question number 17. What does the term basis refer to in derivatives? Options A. Bid ask spread. B. Spot price minus futures price. C. Profit margin. D. Brokerage fee. Basis का क्या मतलब है? सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पॉट प्राइस और फ्यूचर्स प्राइस का अंतर। पर स्टूडेंट्स इसमें गलती कहाँ करते हैं? एग्जाम में स्टूडेंट्स अक्सर इसे बिड आस्क स्प्रेड से कंफ्यूज कर देते हैं। बेसिस सिर्फ नकद बाजार की कीमत और वायदा बाजार की कीमत का डिफरेंस है। Got it. Question number 18. What happens to the spot and futures price on the settlement date? Options A. They diverge. B. They converge. C. They become zero. D. They doubles. जब एक्सपायरी का दिन आता है तो क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दे कन्वर्ज। Converge. मतलब दोनों मिल जाते हैं। हाँ, इसे स्पॉट फ्यूचर कन्वर्जेंस कहते हैं। एक्सपायरी वाले दिन कॉस्ट ऑफ कैरी जीरो हो जाती है ना, इसलिए दोनों प्राइसेस एक समान हो जाते हैं और मिल जाते हैं। Beautiful. Question number 19. What is the strategy of buying in the cash market and selling in the futures market for risk-free profit? What is the strategy of buying in the cash market and selling in the futures market for risk-free profit? Options A. Speculation. B. Hedging. C. Arbitrage. D. Gambling. बिना रिस्क के प्रॉफिट बनाना। इसे कहते हैं ऑप्शन सी आर्बिट्राज या कैश फ्यूचर आर्बिट्राज। तो ये स्पेकुलेशन से अलग है। बिल्कुल अलग है। स्पेक्यूलेशन में तो रिस्क होता है कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन आर्बिट्राज में कोई रिस्क नहीं होता। ट्रेडर सिर्फ प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाता है और प्रॉफिट लॉक कर लेता है। Amazing. Last question, question number 20. What is the primary purpose of hedging? Options A. To maximize profits. B. To take a position to protect the value of an existing asset. C. To increase risk. D. To avoid taxes. Hedging क्यों करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, टू टेक अ पोजीशन टू प्रोटेक्ट द वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट। मतलब प्रॉफिट कमाना इसका मकसद नहीं है? नहीं यार, हेजिंग का मतलब मुनाफा कमाना या रिस्क बढ़ाना बिल्कुल नहीं है। ये एक इंश्योरेंस की तरह है। अपने मौजूदा एसेट को नुकसान या प्राइस फ्लक्चुएशन से बचाना इसका असली काम है। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। काफी डिटेल डिस्कशन हुई, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। और अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पे जाओ। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा वहाँ। बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वी विल ट्राई टू हेल्प। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो। और जाने से पहले एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आज हमने हेजिंग से खुद को सुरक्षित करना सीखा और आर्बिट्राज से प्रॉफिट बनाना। पर सोचिए, अगर मार्केट में हर कोई सिर्फ हेज करने लगे और कोई भी स्पेक्यूलेटर रिस्क लेने को तैयार ना हो, तो क्या ये जीरो सम गेम चल पाएगा? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। हेजर का रिस्क खरीदेगा कौन? इस पर गहराई से सोचिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में।